हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज आज से न्यू ईयर है और 1 जनवरी से आज से हम लोग एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th आईसीएससी के लिए, जिसमें कि 10 डे चैलेंज है और हर दिन आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है। अब कैसे करना है, क्या नहीं करना है, मेरी जो वीडियो होगी वो 1 घंटे के इक्वल होगी। बहुत लंबी खींचेंगे नहीं, उसमें टू द पॉइंट बातें होंगी। अभी जो शुरुआत में 1-2 मिनट हम बातें कर रहे हैं बस वही है। उसके बाद टू द पॉइंट बातें होंगी, क्वेश्चन होंगे, उसमें असाइनमेंट होगा। उतने क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं, ठीक है। 10 दिन में अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो 10 दिन में आपका फिजिक्स का ये है कि वन शॉट एक क्लियर हो चुका है। उसके बाद आप जो भी पब्लिकेशन की बुक लगा रहे हैं, ठीक है, 10 ईयर लगा रहे हैं किसी भी पब्लिकेशन की, उससे मतलब नहीं है, बस आप उतना करिए। फिर आप बुक के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि पेपर टफ आना है 10th आईसीएससी का। आप लोग देख भी चुके हो, एक वीडियो बना चुके थे उससे पहले भी हम। तो उसमें हमें क्या करना है, अब टू द पॉइंट बातें करनी है। मुश्किल से हमारे पास दिन कितने बचे हुए हैं? 45 डेज बचे हुए हैं। और अगर 45 डेज में हम ये सोचें कि हम एक एक वीडियो 4-4 घंटे की बना दें, बहुत अच्छा समझाने की चक्कर में अपना ज्ञान दिखाने लगे, तो हमें अपनी नॉलेज नहीं दिखानी है। हमें जितने भी बच्चे देख रहे हैं, हमारी वीडियो को जितने भी बच्चे देख रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आए किसी का, है ना। यहाँ पे अब हम आकर के मस्खरी करें, कॉमेडी करें, तो उससे कोई फायदा नहीं है। अब तक आपके प्री बोर्ड हो ही चुके होंगे, नहीं हुए होंगे तो होने वाले होंगे। तो बहुत ही सीरियस अब आप लोग हो भी चुके हो, लेकिन डिस्ट्रैक्शन एक ऐसी चीज है कि तुरंत एक बार आपका दिमाग खटका, तुरंत वो आपका 1 घंटा खराब हो जाएगा। तो डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होना है। आज से ये जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहला जो चैप्टर है, ठीक है, हमारी इस सीरीज का 10 डे चैलेंज लिखा भी हुआ है हमने थंबनेल पे। तो 10 डे चैलेंज का मतलब ये है कि हमें 10 दिन में फिजिक्स के जितने भी 10 टॉपिक हैं आईसीएससी में, वो कंप्लीट करने हैं। ठीक है, कैसे करने हैं, क्या नहीं करना है, वो अभी बाद में देखा जाएगा। ठीक। तो अभी जो आज चैप्टर की बात कर रहे हैं वो चैप्टर है कौन सा? रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की बात करें बेटा तो देखो, रेडियो एक्टिविटी में यहां पे अब एक एक चीज समझते हैं हम लोग। विजिबिलिटी क्लियर होगी सबको। तो देखो यहां पे सबसे पहले आता है कि भाई कोई भी एटम अगर बना, ठीक है, तो केमिस्ट्री का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा यहाँ पे कि कोई भी अगर एटम होता है तो उसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले ये जान लो कि अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और उसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं। तो इस पूरे जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। ठीक। अब एटम के अंदर क्या क्या हो गए बेटा? प्रोटॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए और न्यूट्रॉन हो गए। तो कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एन एटम समझ में आया। अब एटम की अगर हम बात कर रहे हैं तो एटम के अंदर क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का तुम्हें क्या पता होना चाहिए? मास पता होना चाहिए और चार्ज पता होना चाहिए। अगर ये भी नहीं याद कर पा रहे हो तो इतना तो याद ही कर लो कि इलेक्ट्रॉन पे बेटा निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो जीरो हो गया। तो देखो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? -1.6 इंटू 10⁻19। मास की बात करें, मास नहीं याद होता है कोई बात नहीं, लेकिन चार्ज की वैल्यू और साइन याद होना चाहिए। प्रोटॉन पे इतना हो गया और न्यूट्रॉन पे कितना हो गया? जीरो हो गया। अब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ अ न्यूक्लियस, तो देखो जैसा कि मैंने बता रखा है पहले ही कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किसी भी न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस समझ में आया ना, तो न्यूक्लियस में जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा? न्यूक्लियस में होता है बेटा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो गए, तो यहां पे ये आ गया। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे न्यूक्लियॉन्स वर्ड आएगा तो उसमें कंफ्यूज मत होना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही साथ में बोल करके हम लोग क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोल देते हैं। अब बात आती है एटॉमिक नंबर की। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर समझते हैं क्या है भाई। तो एटॉमिक नंबर अगर समझना है तो देखो, एटॉमिक नंबर की बात करें तो जैसे मान लो लिखा हुआ है कहीं पर भी ZX, जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा 11Na23, इतना तो पता ही, इसी को हमने लिख दिया ZX। तो बताओ यहां पर जो Z होता है, ठीक है, Z को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं। जैसे ये हेडिंग है, एटॉमिक नंबर क्या होता है? Z होता है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, यही हमारे क्या होते हैं? Z को ही बोलते हैं बच्चे एटॉमिक नंबर, और यही हमारा होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक, ये हमारा हो गया Z। ठीक है ना, क्लियर है इतना। फिर उसके बाद आता है मास नंबर क्या होता है। तो मास नंबर भी समझ लेते हैं, जो ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, जो बेटा कभी भी सिंबल जब बनाया जाता है तो जो चीज ऊपर लिखी जाती है वो क्या होती है?
मास नंबर होती है। तो ZXA में जो ऊपर वाला होगा वो क्या होगा, मास नंबर होगा। और इतना पता होता है कि हमेशा A की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या होती है, Z होती है। इक्वल कब होती है, 1H1 के केस में होती है। फिर उसके बाद आता है आइसोटोप्स, 3 है हमारे में। तो देखो नाम से ही क्लियर रहता है, ऐसा नहीं कि नाम से क्लियर नहीं होगा, नाम से ही क्लियर रहता है ये। जैसे लिखा हुआ है आइसोटोप्स, ठीक है। तो यहां पे तुम ध्यान दो, आइसोटोप्स की अगर हम बात करें तो आइसोटोप में क्या आ रहा है, पी आ रहा है ना, और पी का मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन, और प्रोटॉन का मतलब क्या हुआ, एटॉमिक नंबर। तो ऐसे सब्सटेंस जहां पर एटॉमिक नंबर जो हो वो क्या हो, सेम हो, लेकिन मास नंबर क्या हो, वो डिफरेंट हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। जैसे मान लो 1H1, 1H2, 1H3, 6C12, 6C13, 6C14, ये हमारे क्या हो गए, आइसोटोप्स हो गए। फिर उसके बाद आता है आइसोबार्स। तो आइसोबार्स समझो क्या होता है, बार का मतलब किससे समझोगे, भार से, भार मतलब मास नंबर। तो मास नंबर यहाँ पे देखो 11Na23 है और 12Mg23 है, ठीक है। तो जैसे मान लो 11Na23 आ गया, और एक कितना हो गया, 12Mg23। तो यहां पे देखो दोनों में मास नंबर की वैल्यू क्या है, सेम है, 23 ही है। फिर उसके बाद आता है आइसोटोन, एन आ गया ना, एन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रॉन। तो जहां पर न्यूट्रॉन की वैल्यू सेम होगी वो क्या हो जाएंगे, आइसोटोन्स हो जाएंगे। क्लियर है इतना। जैसे 1S3 हो गया, 2He4 हो गया। तो देखो न्यूट्रॉन निकालना तो आता है, न्यूट्रॉन निकालना बता देते हैं। जैसे मान लो इसी में जैसे मान लो अगर हमें 11Na23 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने होते, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर हमें निकालने होते तो कितना आ जाता है, 23 माइनस 11, डेट मीन्स कितना हो गया, 12 हुआ। ये बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद अगर मान लो इस वाले में निकालने होते तो आता 23 माइनस 12, डेट मीन्स कितना आ गया, 11 आ गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 हो गए और यहाँ पे कितने हो गए, 11 हो गए। तो ये बात समझ में आई। इसको अगर और अच्छे समझना है तो एक चीज और देख लो। देखो 3 बताए हमने, कौन कौन से, आइसोटोप्स, यहां पे क्या बताया है, आइसोबार्स, यहां पे क्या बताया है, आइसोटोन्स। तो यहां पे देखो P लिखा हुआ है ना बच्चे, तो P का मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन, और प्रोटॉन को ही हम क्या बोलते थे अच्छी लैंग्वेज में, एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेम होगा तो वो क्या हो जाएंगे, आइसोटोप्स हो जाएंगे। आइसोबार का मतलब भार से हो गया, भार का मतलब क्या हुआ, मास नंबर। अगर हमारा मास नंबर सेम है तो वो हमारे क्या हो गए, आइसोबार्स हो गए। और एन से क्या हो गया, न्यूट्रॉन। तो अगर हमारे न्यूट्रॉन सेम हो गए तो वो क्या हो गए, आइसोटोन्स हो गए। तो हर एक चीज समझ में आई। आइसोटोप नाम से ही समझ में आ रहा है, पी फॉर प्रोटॉन, बार मतलब भार, और एन फॉर न्यूट्रॉन। क्लियर है इतना। चलो अब आते हैं मेन रेडियो एक्टिविटी पे। रेडियो एक्टिविटी होती क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। तो जो भी हैवी न्यूक्लियस होते हैं, देखो यहाँ पे अब लिखा हुआ है द हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियाई, जो भारी होते हैं, ठीक है, वो हमेशा अपने आप ही क्या करते रहते हैं, कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रेडिएशन एमिट करते रहते हैं। उन जो रेडिएशन करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, उनको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं, जो निकालते हैं ये सब। और इस पूरे फिनोमिना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। जैसे मान लो कोई भी एक हैवी है, बहुत भारी है, ठीक है, तो वो अपने आप क्या करता रहता है, कुछ ना कुछ रेज भेजता रहता है, रेडिएशन करता रहता है। तो यहाँ पे जो रेडिएशन होते हैं तो इस सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। ध्यान रखना, सब्सटेंस को बोला जाता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। क्लियर है इतना। और उस पूरे फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। अब बात आती है क्वेश्चन कहां से बनता है। क्वेश्चन एक तो नंबर रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन आ सकती है, बुकिश लैंग्वेज में लिखी हुई है, याद कर लेना। फिर उसके बाद आता है कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट है। रेडियो एक्टिविटी क्यों होती है, तो यहां पे समझो क्या होता है, व्हेन द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, भाई किसी ने क्या हुआ है, बांधा हुआ है किसी को, ठीक है, जब वो कम होने लगे, किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन से, तो न्यूक्लियाई से धीरे धीरे क्या होते हैं, कुछ ना कुछ चीजें निकलती रहती हैं। तो वही हमारा क्या है, रीजन। तो तुम क्या लिखोगे, जब हमारा न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाए, किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन से,
तो उस समय रेज जो होती हैं वो एमिट करती हैं। कहाँ पाया जाता है, कब पाया जाता है, तो देख लो जितने भी हैवी मटेरियल हैं जिसमें एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है वो हमारे क्या होते हैं, रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, रेडियो एक्टिव रेडिएशन वी ऑल्सो नोन एज बैकरल, ये साइंटिस्ट का नाम था इसलिए इसको बोला जाता है बैकरल रेडिएशन। फिर क्या है, ये एक न्यूक्लियर फिनोमिना है ना, जिसमें क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई टेक प्लेस सिंस इट इज अ न्यूक्लियर फिनोमिना देयर इज, ये एक नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, ये अंडरलाइन कर लेना जो जो चीजें बता रहे हैं यहाँ पे। ये जो पॉइंट है, ठीक है, फोर्थ पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जाता है कि अगर मान लो किसी में भी रेडियो एक्टिविटी शो कर रही है तो क्या उसमें कोई चेंज होंगे, है ना। तो यहाँ पे जो रेडियो एक्टिविटी है वो कौन सा फिनोमिना है, न्यूक्लियर फिनोमिना है, और न्यूक्लियर फिनोमिना है तो ये इंडिपेंडेंट होता है किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज से। जब न्यूक्लियर फिनोमिना है तो वो किससे चेंज होगा, फिजिकल और केमिकल चेंजेस से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, इतना ध्यान रखना है। फिर उसके बाद फिफ्थ पॉइंट देखो, लिखा हुआ है रेडियो एक्टिविटी इज अ रैंडम फिनोमिना, अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कंटेन्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम्स एंड देयर इज नो वे टू प्रेडिक्ट व्हेन और विच न्यूक्लियस ऑफ द एटम विल डिके एट एनी मोमेंट। भाई जब अपने मन से वो कर रहा है ना, आज मेरा मन है पढ़ाने का, हमें तुम्हारे मन के बारे में क्या पता, मान लो तुम रेडियो एक्टिविटी हो, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो, तो हम थोड़ी ना बता सकते हैं कि आज 10 बजे ये पढ़ेगा। भाई तुम्हारा मन है, तुम अपने आप कर रहे हो, हम देख के नहीं बता सकते कि अच्छा आज ये आंखें इसकी सही लग रही हैं तो ये पढ़ लेगा। नहीं भैया, आजकल के बच्चे बड़े महान हैं, तुम लोग जो है पता ही नहीं चलता कब मन क्या कर रहा है, एकदम से किसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, मेरी पूरी वीडियो की वॉट लग जाएगी, ठीक है। अभी तुम्हारे पास मोबाइल में कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ गया, बस हो गई कल्याण, जो 10 डेज का चैलेंज था वो 100 डेज चैलेंज में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है इतना, चलो तो ये बात पूरी समझ में आ गई। ये वाला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके आएंगे। ये जो बेटा नोट्स हैं ये समझ लो कि गागर में सागर भरने वाले हैं ना, बहुत ही लिमिटेड में, अगर मैं बात कर रहा हूँ 1 घंटे में मैं खत्म कराऊंगा तो कराऊंगा, है ना। और उसके लिए मैं पूरी पोथा लेके नहीं आऊंगा कि बुक लेकर के आ गया और पूरा लिखने लगा, लिखने में भी टाइम वेस्ट होता है, और ये टाइम बचाना है किसी भी तरीके से। किस तरीके से तुम बैठे हो जो मुझे देख रहे हो, मुझे क्या पता कितनी मेहनत के बाद तुम मोबाइल में यूट्यूब में ये लगा के बैठे होगे, नहीं तो इतने सारे चैनल हैं, कुछ भी कर सकते हो। अब बात आता है भैया डेविएशन कहाँ कहाँ होगा, है ना। तो अल्फा की प्रॉपर्टी होती है, बीटा की भी प्रॉपर्टी होती होगी, ऐसे ही किसकी होती होगी, गामा की भी तो होती होगी। तो क्या होता है देखो, अल्फा जो है वो होता है पॉजिटिव, बीटा जो है वो होता है निगेटिव, और जो गामा है वो होता है न्यूट्रल, उसको जीरो चार्ज बोल देते हैं। तो बताओ अगर कोई न्यूट्रल है तो वो तो कहीं डिफ्लेक्ट होगा ही नहीं। तो अगर मान लो यहां पे हमने लगा दी पॉजिटिव प्लेटें, जूम कर दें 1 मिनट, यहां पे हमने लगा दी है क्या, पॉजिटिव प्लेट, और एक तरफ हमने लगा दी है क्या, निगेटिव प्लेट, ठीक है। एक तरफ हो गई पॉजिटिव प्लेट और एक तरफ क्या हो गई, निगेटिव। अब तुम खुद बताओ कि न्यूट्रल तो सीधा चला जाएगा, तो पेपर में अगर डायग्राम आ गया और पूछा जाए कि आपको इसमें अल्फा बीटा गामा ये बताना है, तो भैया न्यूट्रॉन या गामा वो तो सीधा चला जाएगा, तो गामा तो चला गया सीधा, तो इसका मतलब जो सीधा गया है वो कौन सा होगा, वो न्यूट्रल होगा, और न्यूट्रल कौन सा होता है, गामा होता है। जो प्लस की तरफ आया है, ठीक है, जो प्लस की तरफ आया है मेरे बच्चे, वो तुम्हारा कौन सा होगा, वो होगा माइनस, प्लस को अट्रैक्ट करता है। तो निगेटिव नेचर वाला आदमी वो किधर जाएगा, पॉजिटिव के पास जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया बीटा पार्टिकल, ठीक है। बीटा क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं ना, इस वजह से ये यहां चला गया, और ये जो निगेटिव के पास जाएगा वो कौन सा जाएगा, अल्फा जाएगा। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना, एक एक चीज समझ में आ रही है, कहीं कोई डाउट तो नहीं है ना। फिर उसके बाद देखो, अगर यही हम मैग्नेटिक फील्ड में करते तब मजा आ जाती है हमको। मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, जैसे कि मान लो यहां पर तुम्हें राइट हैंड रूल बताया हो गया मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड में ये होता है कि अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है और उसको हम अपने राइट हैंड में कैरी करते हैं, मान लो ये करंट कैरिंग वायर है, हमने इसको अपने राइट हैंड में कैरी किया, ये जो थंब होता है ये किसकी डायरेक्शन बताता है, करंट की। तो ये जो फिंगर होती है, यही स्कूलों में बताया गया होगा, वही बता रहे हैं। तो देखो ये राइट हैंड है, सबके पास होगा ही होगा, है ना। मिरर इमेज में हो सकता है तुमको लेफ्ट दिखाई दे रहा हो मेरा हाथ। तो यहाँ पे ये जो है ये राइट हैंड हो गया, ये हो गया थंब। अब इसके बाद जो ये फिंगर जा रही है वो हमारी क्या है, डायरेक्शन कौन सी दे रही है, वो डायरेक्शन दे रही है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। क्लियर है इतना।
अब यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा, तो देखो जो सीधा चला गया वो क्या होगा, वो तो गामा ही होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे जो चला गया इधर की तरफ लेफ्ट साइड, है ना, करंट यहाँ पे फ्लो कर रही थी, जो तुम्हारा लेफ्ट साइड चला गया वो कौन सा होगा, अल्फा होगा, और जो तुम्हारा राइट साइड चला जाएगा वो क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। क्लियर है इतना, एक एक चीज समझ में आ गई। मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट पे लगाया गया। मैग्नेटिक फील्ड में समझ लो, अगर मान लो ये करंट कैरिंग वायर है तो इस पॉइंट पे पूछी जाए और इस पॉइंट पे पूछी जाए, तो राइट हैंड में जब करोगे तो यहाँ पे पी पॉइंट पे जो होगी वो किधर की तरफ जाएगी, इनवर्ल्ड या डाउनवर्ल्ड बोलते हैं ना इसी को, तो ये तुम्हारी हो जाएगी डाउनवर्ल्ड हो जाएगी। ठीक, एक मिनट रुको, ये तुम्हारी हो जाएगी डाउनवर्ल्ड, और एक तरफ क्या हो जाएगी, एक तरफ हो जाएगी आउटवर्ल्ड हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, तो ये हमारा आंसर समझ में आ गया। क्लियर है इतना, कहीं पर कोई डाउट तो नहीं ना किसी को, समझ में आया। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट पेज, क्या है भाई, अब यहां पे इस टेबल से एक ना एक नंबर का आएगा ही आएगा, तो ये टेबल, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज में क्या लिखा है भाई, प्रॉपर्टी लिखी, याद कर नहीं पाओगे बहुत ज्यादा, है ना, तो मेन मेन ही लिखी भी है, वही वही याद भी कर लेना। वैल्यू तो याद करने से रहे तुम लोग। आइडेंटिटी की बात करें तो ये अल्फा जो होता है वो क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। हीलियम जो होता है बच्चे वो कितना होता है, 2He4 होता है। ठीक है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है, इसीलिए ये जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हीलियम का न्यूक्लियस है तो बताओ एटॉमिक नंबर इसका कितना हो जाएगा, +2e हो जाएगा ना, न्यूक्लियस है तो प्लस होगा ही होगा, 2e होगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ना, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना बचा, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 बचा। क्लियर है, समझ में आया, तो ये हो गया प्लस का 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बात आती है स्पीड, तो स्पीड देखो भारी है ये, तो भारी है तो इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। फिर आता है मास, क्या होगा, तो मास देखो कितना है, 4 है ना, तो मास जो होता है वो तुम्हारा 4 टाइम्स होगा किसके, मास ऑफ प्रोटॉन के। क्लियर है इतना, समझ में आया ना, तो ये चीज हो जाएगी। फिर उसके बाद पेनिट्रेटिंग पावर, भाई अगर ये क्या है, लीस्ट पेनिट्रेटिंग होगा, ये तुमको याद रखना है ना, तो पहले के ये चारों चीजें देख लो फिर बात करते हैं। आइडेंटिटी इसकी कितनी हो गई, पॉजिटिव हो गई, दूसरे वाले की कितनी हो गई, निगेटिव हो गई, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, निगेटिव हो गए। इनकी जो स्पीड होती है ये याद होने से रही, तुम्हें याद कर भी नहीं पाओगे ना पूछी जाएगी। तुम बस इतना याद रखो कि अल्फा की सबसे कम होती है, फिर बीटा की, और फिर गामा की, ऐसे याद कर लो। और वैल्यू नहीं याद कर पाओगे तो बहुत ज्यादा याद उतना ही करो जितना पूछा जाना है ना। फालतू के हम कहते हैं पूरी बुक की एक एक लाइन याद कर लो, तो वो तो यार रिक्शे वाला भी बता देगा क्या क्या पढ़ना है ना। नॉर्मल भाई अगर तुम मेरे पास आए हो तो इतना तो है कि कुछ तो कट शॉर्ट करें, है ना। ये कहते हैं बोर्ड का मामला सब कुछ पढ़ के जाओ, तो भैया वो तो जब क्लास फर्स्ट में थे तब भी पता था, है ना। तो इम्पोर्टेंट के लिए आए हो और मेन मेन जो इतना एक्सपीरियंस है उसका फायदा उठाने आओ, तो जो जो चीजें पूछी जाती हैं वही वही बता रहे हैं। अब मास इलेक्ट्रॉन का जो है वहां पे ले लेंगे, तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 हो जाएगा। फिर तुम्हारा आ गया ये जीरो मास होता है गामा का। पेनिट्रेटिंग पावर की बात करें तो बेटा पेनिट्रेटिंग पावर, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सही कर लेना, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। ठीक, पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी होती है, सबसे ज्यादा होती है गामा की, फिर होती है बीटा की, और फिर होती है अल्फा की। दो पावर पूछी जाती है तुम्हें, एक पेनिट्रेटिंग पावर पूछी जाती है, एक आयनाइजिंग पावर पूछी जाती है। ठीक है, तो पेनिट्रेटिंग पावर और आयनाइजिंग पावर में देख लेना सबसे ज्यादा किसकी किसकी होती है, तो वो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। पेनिट्रेटिंग में लिख लेना तुम लोग, पेनिट्रेटिंग में सबसे ज्यादा होती है गामा की, फिर बीटा की, फिर अल्फा की। और आयनाइजिंग की बात करेंगे तो अल्फा की सबसे ज्यादा, फिर बीटा की, और फिर गामा की। ये हमारी क्या हो गई, पेनिट्रेटिंग पावर और आयनाइजिंग पावर। इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है, कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के आएगा, तो इतनी प्रैक्टिस कर लेना। फिर उसके बाद देखो कुछ और प्रॉपर्टी हैं कि बायोलॉजिकल डैमेज वगैरह,
तो बायोलॉजिकल डैमेज कौन क्या ज़्यादा करेगा, कौन कम करेगा, तो उसको देख लेते हैं। तो बायोलॉजिकल डैमेज हो गया, कॉज सम डैमेज क्या क्या होता है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है ना। तो यहाँ पे ये समझो कि भाई चार्ज है, चार्ज है तो डिफ्लेक्ट तो होगा ही होगा, तो यहाँ पे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा ही करेगा। बीटा में चार्ज कम होता है तो लेस डिफ्लेक्ट करता है, डिफ्लेक्ट तो करेगा लेकिन कम करेगा। और गामा वाले में क्या होता है, गामा वाले में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, बायोलॉजिकल डैमेज की बात करें तो यहाँ पे कुछ डैमेज करता है, कॉज सम डैमेज, कॉज मोर डैमेज, और ये इमेंस डैमेज करता है। ठीक है, डैमेज की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा कौन करता है, सबसे ज्यादा करता है गामा, फिर बीटा, फिर अल्फा। ठीक है, अब हम इफेक्ट की बात करेंगे तो इफेक्ट में ये बताओ कि भाई मास किसका ज्यादा है, मास किसका ज्यादा, अल्फा वाले का। तो जब अल्फा का मास ज्यादा है तो वो डिफ्लेक्ट कम करेगा, बीटा वाला हल्का होता है तो उसमें डिफ्लेक्शन की पावर क्या होती है, ज्यादा दिखाई देती है। तो यहाँ पे बीटा सबसे ज्यादा होगा, फिर अल्फा और फिर गामा। ठीक है, एक्शन ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, तो फोटोग्राफिक प्लेट पे कौन कौन से करते हैं, तो अल्फा भी करता है। दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट मोर देन स्ट्रांगली देन अल्फा, और दे डार्कन द फोटोग्राफिक प्लेट एप्रिसिएबली। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट पे है। एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होती है, अल्फा की होती है, फिर बीटा की होती है, और फिर गामा की होती है। वेवलेंथ इन दोनों की नील होती होंगी, ये पार्टिकल होते हैं। और यहाँ पे ये तुम्हारी क्या है, रेडिएशन होती है, तो इसकी याद कर लेना, या नहीं भी याद है तो बस इतना याद लो, होती है, और कितनी होती है, 10⁻⁻12 से -14 मीटर तक होती है। ठीक, समझ में आया। तो ये हमारा क्या था, अल्फा बीटा गामा में सारी चीजें रिलेशन वगैरह आ गए। क्लियर है, कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो जब इतना आ गया तो फिर अगले पेज पे देख लेते हैं। अब अगले पेज पे देखो, यहां पे एक चीज जान लो कि कभी भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, ठीक है, तो इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बीटा पार्टिकल डिफ्लेक्ट मोर देन अल्फा पार्टिकल बिकॉज द मास ऑफ बीटा पार्टिकल इज लेस देन, इतना आता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आया था एक बार, इसीलिए अलग से नोट बना के लिखा है। ये पूछा गया था कि अगर हम इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ज्यादा डिफ्लेक्शन बीटा में ज्यादा किस में होता है और क्यों। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो पहला तो आंसर है कि भाई बीटा में ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि बीटा का मास क्या होता है, कम होता है, इस वजह से होता है। अब इसके बाद आया कि भैया अल्फा बीटा गामा अगर निकल गए हैं तो क्या क्या इफेक्ट आएंगे। ठीक है, तो इफेक्ट देख लो। जैसे मान लो अल्फा निकला है, जैसे जेड एक्स है, कहीं पर भी लिखा हुआ है जेड एक्स, और हम कह रहे हैं कि तुमसे एक अल्फा पार्टिकल निकल गया। बताओ अल्फा का क्या होता है, सिंबल क्या होता है, -2He4 होता है ना। तो बताओ जेड में से नीचे, नीचे तो 2 की कमी हो गई, नाम चेंज कर दिया वाई, ऊपर कितने की कमी हो रही, 4 की। तो यहां पर अगर अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो एटॉमिक नंबर में कितने की कमी हो जाएगी, एटॉमिक नंबर में 2 की कमी हो जाएगी, एटॉमिक नंबर में -2 हो जाएगा, और मास नंबर में कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ये बात याद रखनी है तुमको। फिर उसके बाद ऑन द एमिशन ऑफ अ बीटा पार्टिकल फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इट्स मास नंबर रिमेन्स अनचेंज बट एटॉमिक नंबर। ठीक है, अल्फा में समझ में आया। अब बीटा क्या होता है, बीटा होता है बच्चे जेड एक्स में से अगर मान लो माइनस बीटा निकला, तो माइनस और बीटा का सिंबल क्या था, -1E0 था ना। तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, तो आ गया Z+1 YA आ गया। तो बताओ एटॉमिक नंबर में तो एक इंक्रीज हो गया, ये ध्यान रखना, एक इंक्रीमेंट होता है, और मास नंबर में कितना होता है, कोई भी चेंज नहीं आता है। गामा जो है वो तो रेडिएशन है, तो एनर्जी निकलती है केवल, और कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो ये बात समझ में आई। तो ये लिखा ड्यूरिंग गामा रेडिएशन एमिशन द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल रिमेन्स अनचेंज। ठीक है, अल्फा और बीटा कभी भी एक साथ नहीं निकलते, 1 बाय 1 एक दूसरे को रेस्पेक्ट देते हैं, भाई पहले आप पहले आप। तो या तो अल्फा निकलेगा या बीटा निकलेगा, और अल्फा बीटा जब भी निकलते हैं तो गामा थोड़ी सी एनर्जी तो निकलेगी ही निकलेगी, तो गामा अपना निकल लेता है। अब आती है भाई यूज ऑफ रेडियो आइसोटोप्स क्या होता है।
तो रेडियो आइसोटोप्स क्या है भैया? द रेडिएशन फ्रॉम कोबाल्ट इज यूज्ड टू ट्रीट सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर। कि क्या क्या यहाँ पे फायदे हैं, मेडिकल यूज होता है। तो ये सब जब भी पेपर हो तो उस समय रीड कर लिया करो, क्योंकि पेपर में मैक्सिमम से मैक्सिमम मान लो पूरे पेपर में कुछ ना कुछ 2 से 3 नंबर के आते हैं यूजेस। अब किसके आ सकते हैं किसके नहीं आ सकते हैं तो इसको बहुत ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत है नहीं, आपको एज इट इज याद ही रखनी है ना। कोई ट्रिक नहीं है ना कोई समझाना है। भाई मेडिकल में भी डॉक्टर तो बनने वाले हो नहीं कि हम इसमें पूरा पूरा बताएं कैसे करता है क्या नहीं करता। पेपर टाइम चल रहा है तो केवल इस समय याद कर लो कि अच्छा रेडियो एक्टिविटी ये है, रेडियो एक्टिव कहाँ कहाँ काम करता है, तो कैंसर वगैरह में यूज होता है, फॉस्फोरस कहाँ यूज होता है, बोन डिजीज में यूज होता है, ऐसे करके याद कर लेना। ठीक है, ये वाला पेज याद कर लेना पेपर टाइम जब भी हो बेटा। कुछ शॉर्ट नोट्स बना लो जो पेपर टाइम में आपको याद रखने हैं, है ना, उसमें ये आता है। पूरा पूरा चैप्टर सोचोगी समझना है या रीड करना है तो ऐसा नहीं कि अभी कल तुम एक्सरे कर दोगे किसी का जाकर के। एक्सरे नहीं करना है अभी कल हमको बस पेपर में जाकर के लिखना है, पास होना है, अच्छे नंबर लाने हैं बस। ठीक, ये सब जब रेगुलर क्लास होती है तब एक एक चीज एक्सप्लेन की जाती है। अब इसके बाद देखो सेफ्टी रूल्स क्या है हैंडलिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल। तो भैया यहाँ पे स्पेशल लेड लाइंड एप्रन्स एंड लेड ग्लव्स शुड बी यूज्ड। ये सब चीजें पहन के करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ नंगे पैर चले गए नंगे हाथ चले गए आओ बेटा, है ना, ऐसे पटाखा जलाते हो अनार वनार जलाते हो तुम लोग, ऐसा नहीं होता है वहां पे। फिर क्या है रेडियो एक्टिव मटेरियल शुड बी हैंडल पे तो लॉन्ग लेड टोंग, ये सब चिमटे विमटे लगा लेने चाहिए, यूज कर लेना। ये नहीं कि हाँ कोयला उठाया लगा दिया, ऐसा नहीं होता, फिर हाथ में इफेक्ट करेगा, स्किन डिजीज हो जाएंगी, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये एक बार याद कर लीजिएगा आप लोग। फिर आया बैकग्राउंड रेडिएशन, ये आ चुका है बैकग्राउंड रेडिएशन, याद रहना चाहिए क्या क्या पूछा जाता है ये बता दे रहे हैं। तो बैकग्राउंड रेडिएशन याद रख लो बेटा, टू द पॉइंट। बैकग्राउंड रेडिएशन होते क्या है? बैकग्राउंड रेडिएशन होता है आर द रेडियो एक्टिव रेडिएशन टू विच all of us are exposed even in the absence of an actual visible radioactive source। कोई भी रेडियो एक्टिव सोर्स क्या हुआ वो हो गया, लेकिन उसके पीछे वो तो खत्म हो गया, लेकिन उसके पीछे क्या है, कुछ हमें वहां पे ड्रॉबैक छोड़ गया, एनर्जी छोड़ गया, ऐसा सब्सटेंस छोड़ गया जिसके साथ हम क्या कर रहे हैं डेली एक्सपोज हो रहे हैं। तो उसके एब्सेंस पे इतना वर्ड कीवर्ड है कि जब मेन वाला एब्सेंस हो जाए उसके बाद भी अगर क्या हो वहां पे रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी हो जिसकी वजह से क्या हो एक्सपोज हो रहे हो ह्यूमन बॉडी, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बैकग्राउंड रेडिएशन। बैकग्राउंड मतलब वही है कि सामने पीछे मेरे बैकग्राउंड है, हम चले जाएंगे बैकग्राउंड तब भी रहेगा, तो मेरे जाने के बाद भी अगर बैकग्राउंड बच रहा है थोड़ा बहुत तो वो हमारा क्या कहलाता है बैकग्राउंड रेडिएशन कहलाता है। सोर्सेस ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन क्या है? एक होता है इंटरनल सोर्स और एक होता है एक्सटर्नल सोर्स। इसमें क्वेश्चन आते हैं। इंटरनल क्या होता है बच्चे? द रेडियो सब्सटेंस आर पोटेशियम हो गया, कार्बन हो गया C14 एंड रेडियम प्रेजेंट इन अवर बॉडी। ठीक है, तो इंटरनल में तुम क्या याद रखोगे पोटेशियम और कार्बन 14, ये हमारे क्या होते हैं अवर बॉडी में होते हैं। एक्सटर्नल क्या हो गए कॉस्मिक रेज, नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट सच ए रेडॉन 222 एंड सोलर रेडिएशन। ठीक है, ये हमारे होते हैं जो बाहर से आते हैं एक्सटर्नल आते हैं, और इंटरनल हमारी बॉडी में होते हैं जो वो हमारे क्या हो गए इंटरनल कहलाए। इंटरनल कौन कौन से ये आता है पूछा जाएगा। पोटेशियम K40 ये किसका है इंटरनल का है कि एक्सटर्नल का है, तो आपको टिक करना होगा इंटरनल का है। क्लियर है? अगर रेडॉन है या सोलर रेडिएशन है ये कॉस्मिक रेज है तो ये किसके हैं? ये हमारे हैं एक्सटर्नल सोर्स के। फिर उसके बाद एक्सरे में देख लो थोड़ा बहुत ज्यादा तो नहीं है इसमें। एक्सरे में क्या है? एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। EMW वेव पढ़ा होगा तुमने, तो वहां पे एक्सरे के क्वेश्चन आ सकते हैं, स्पेक्ट्रम में पढ़ा भी था। तो एक्सरेज जो होती हैं वो क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। फिर उसके बाद इनकी वेवलेंथ कितनी होती है 10⁻⁻10 अराउंड इतनी होती है। ये अर्थ ये कैसे पहुंचती है फ्रॉम आउटर स्पेस से आती हैं। द मेन यूज ऑफ एक्सरे इज इन मेडिसिन टू टेक फोटोग्राफ ऑफ द ब्रोकन बोन्स और टीथ ऑफ पेशेंट। जो एक्सरे वगैरह कराते हो अपने शरीर का, कभी कभी कुछ दांत में RCT वगैरह करानी होती है तो एक्सरे होता है ना कहाँ पे कीड़ा लगा हुआ है जो चॉकलेट खाते रहते हो, तो वो वहां पे क्या है वो हम लोग एक्सरे की हेल्प से पता कर लेते हैं कहाँ पे, फिर वहां पे मेडिसिन लगा करके सही कर लेते हैं। एक्सरेज आर ऑल्सो यूज इन सिक्योरिटी मशीन, एयरपोर्ट यही स्कैन करते हैं जब टू टू की आवाज आती है तो वो सब क्या है एक्सरे है। आर्ट हिस्टोरियंस एंड यूज एक्सरे टू चेक दिस पिक्चर हैज बीन पेंटेड ऑन द टॉप ऑफ एन ओल्डर वन। तो ये बताते हैं कि भाई वहां पे दीवारों के ऊपर क्या है ये पिक्चर लगी हुई है कि ऊपर से चिपका दी गई है, तो ये सारी चीजें एक्सरे की हैं।
क्लियर है? इतना बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक्सरे इतने 6 पॉइंट लिखे गए हैं, इसके अलावा कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, इस बात की गारंटी है। क्वेश्चन इसी नोट से आएंगे, घुमा फिरा के आएंगे, इतना बता रहे हैं, घुमा फिरा के आएंगे। इसीलिए पहले वन शॉट में क्या करो, एक बेसिक बेस तैयार कर लो, उसके बाद अपनी मेहनत करो, फिर वहां पे पेपर में तैयारी करो मॉडल पेपर की। फिर इसके बाद क्या है नोट में देखो, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू कीप अवर सेल्फ अवे फ्रॉम द बैकग्राउंड रेडिएशन। बैकग्राउंड रेडिएशन से बच तो सकते नहीं है, भूल जाओ, है ना। बट द टोटल रेडिएशन फ्रॉम बोथ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज फॉर्मिंग द बैकग्राउंड रेडिएशन डू नॉट एक्सीड द मैक्सिमम परमिसिबल डोज फॉर ह्यूमन सेफ्टी, सो वी नीड नॉट वरी। क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल मिलकर के बैलेंस बनाए रहते हैं, है ना। तो हमेशा जो होगा, जो एक्सटर्नल सोर्स होगा, इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स फॉर्मिंग द बैकग्राउंड रेडिएशन डू नॉट एक्सीड द मैक्सिमम परमिसिबल डोज ऑफ फॉर्मन। मतलब ये फालतू ना टहलो कि हाँ चले जा रहे हो, सन धूप में बैठे ही हुए हो, अपना लिमिट में बैठो, है ना। बहुत ज्यादा वरी कर नहीं सकते, करके कुछ कर भी नहीं पाओगे, सिंपल सी बात है। तो इसलिए भैया करना ही पड़ेगा, वो एक ह्यूमन नेचर है और एक फिनोमिना चल रहा है, तो उससे बहुत ज्यादा टेंशन लेके कुछ अगर कर पाओ तो कर लेना, नहीं तो होना कुछ नहीं उससे। फिर आता है न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, द न्यू एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। अगर हमें किसी एनर्जी ऑब्टेन हो रही किससे, किसी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम से हो रही है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, न्यूक्लियर एनर्जी कहलाती है। फिर इसके बाद न्यूक्लियर फॉलआउट क्या है और रेडियो एक्टिव फॉलआउट क्या होता है, तो ये देख लो। न्यूक्लियर फॉलआउट क्या है बच्चे, द टर्म रेडियो एक्टिव फॉल आउट रिफर्स टू द रेडियो एक्टिव मटेरियल्स एंड डेब्रिवेशन दैट सेटल ऑन द अर्थ आफ्टर डिटोनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ये सब है, अरे मतलब एक बार हो गया न्यूक्लियर फिनोमिना, उसके बाद जो हमारा एयरबोर्न मटेरियल या वहां पे बचा रह जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, न्यूक्लियर फॉलआउट कहलाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इसमें, और तो कुछ ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट बताने लायक। और तुम लोग अब इसके वो देख लो, असाइनमेंट देख लो। असाइनमेंट में देख लो जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही बात हो रही है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अब धीरे धीरे हम लोगों को कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी लाने हैं। तो पहले क्या करो, इसको पूरा कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो देखो पहले में लिखा हुआ है डिफाइन आइसोटोप। आइसोटोप डिफाइन कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना आइसोटोप को डिफाइन करने में। फिर उसके बाद आइसोबार्स है, आइसोबार भी होता है। क्या होते हैं आइसोटोप्स, क्या होते हैं, जो एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। आइसोबार क्या होते हैं, मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स होते हैं जहां पे न्यूट्रॉन सेम हो। एक एक एग्जांपल याद करना है, पीछे के नोट्स में सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें। नोट्स के लिए तुम लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ना हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना जिसको इसको जरूरी हो। और अपना बेटा आए हो तो कम से कम अगर फायदा लग रहा है तो अपने दोस्तों को बताते रहो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। वाई रेडियो एक्टिविटी कॉल्ड अ रैंडम फिनोमिना। रैंडम क्यों होता है भैया, अपने आप हो रहा है। जैसे तुम्हारे पढ़ने का मूड क्या है, रैंडम फिनोमिना है, अपने आप हो रहा है ना। तो ये तुम्हारे क्या होते हैं, जो भी अपने आप चीज होती हैं वो हमारे क्या होते हैं, रैंडम फिनोमिना होते हैं। इज बीटा एमिशन एंड एविडेंस दैट इलेक्ट्रॉन रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस। कह रहा है बीटा एमिशन जो है वो क्या एविडेंस है। तो देखो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, जो जो चीजें हैं, कोई छोड़ा नहीं है बेटा कि तुम्हें मेहनत करनी पड़े, सब कुछ हमने ही कर दिया है। तुम बस आकर के 1 घंटे में इसको खत्म करो। सिंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ रेडियो एक्टिव एटम और न्यूट्रॉन डिकम्पोजेस इनटू प्रोटॉन एंड बीटा पार्टिकल सिमिलर, जो कि इलेक्ट्रॉन के सिमिलर होता है, देयरफॉर we can say that beta particle emission is not an evidence that electron reside inside the nucleus। ठीक है, बीटा एमिशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ होता है, बाहर होता है। तो यहाँ पे वही है। सिंस यहाँ पे सुन लो फिर से, न्यूक्लियस जो है रेडियो एक्टिव एटम का, न्यूट्रॉन डिकम्पोजेस इनटू प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो प्रोटॉन में डिकम्पोज करता है, एंड बीटा पार्टिकल structure similar to electron, therefore we can say that beta particle emission is not an evidence that electron reside inside the nucleus। nucleus के अंदर reside नहीं करता है। ठीक, फिर उसके बाद देखो क्या है, with reference to the radioactivity write its medical use, scientific use and industrial use। तो ये देखो नोट्स में पूरा लिखाया गया था, जो यूजेस वाले पॉइंट थे। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि मेडिकल यूज क्या होंगे, साइंटिफिक क्या होंगे, इंडस्ट्रियल क्या होंगे। फिर उसके बाद देखो लिखा हुआ है द ओर ऑफ यूरेनियम फाउंड इन नेचुरल कंटेंट 92 यूरेनियम 230 एंड इतना, ऑल्दो बोथ द आइसोटोप्स आर फिजनेबल इट इज फाउंड आउट एक्सपेरिमेंटली दैट वन ऑफ द टू आइसोटोप इज मोर इजिली फिजनेबल। ठीक है,
नेम द आइसोटोप ऑफ यूरेनियम विच इज इजीली फिजिबल। यहाँ पे हमें याद रखना है कि 92 यूरेनियम 235 ये ज्यादा फिजनेबल होता है। रीजन क्या पूछा गया है? द रीजन इज दैट द फिजन ऑफ 92 यूरेनियम 238 इज ओनली पॉसिबल बाय फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, while the fusion of 92 uranium 235 nucleus can be done even by the slow moving neutron। दोनों होते तो न्यूट्रॉन की वजह से हैं, लेकिन जो यूरेनियम 235 है वो स्लो से भी हो सकता है, जबकि यूरेनियम 238 जो है वो हमारा किससे होता है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से होता है। अब इसके बाद आया कि भाई 92 यूरेनियम 238 में अगर एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो बताओ, अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो नीचे कितने की कमी हो जाएगी? 2 की, और ऊपर कितने की कमी होगी? 4 की। तो ये हो जाएगा 90 थोरियम 234। अगर तुम्हें थोरियम का नाम नहीं याद आ रहा है तो तुम एक्स लिख देना, है ना, लेकिन वहां पे मेन होता है एटॉमिक नंबर और मास नंबर के नंबर मिलते हैं। क्लियर है इतना? फिर उसके बाद नेम द रेडिएशन यूज इन कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग में कौन सा किया जाता है? तो अभी अभी बातें की भी थी हम लोगों ने कि कौन सा किया जाता है? बीटा पार्टिकल रेडिएशन यूज होता है। क्लियर है इतना? तो ये सारी चीजें इसमें हो गई। फिर क्या है? When does the nucleus of an atom tend to be radioactivity? कब होता है रेडियो एक्टिविटी? तो जब वहां पर वो तुम लिखोगे कॉज उसका, तो वहां पे यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे क्या हो जाएं? ज्यादा हो जाएं। किससे? प्रोटॉन से। काफी ज्यादा हो जाते हैं तो वो एटम किसकी तरह बिहेव करने लगता है? वो एटम रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट की तरह बिहेव करने लगता है। क्लियर है इतना? फिर उसके बाद आया अरेंज अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा को हमें अरेंज करना था। कौन सा था क्वेश्चन? हाँ, 7th हो गया। 8th देख लो पहले। 8th में क्या है? एन एलिमेंट जेड एस ए डिकेज टू 85 R22 आफ्टर एमिटिंग 2 अल्फा पार्टिकल एंड 1 बीटा पार्टिकल। फाइंड द एटॉमिक नंबर। और ये तो तुम्हें पता है कि जेड एस ए जो था वो डिके हुआ। तो यहाँ पे देखो जेड एस ए कैसे डिके हुआ, कैसे, पहले तो ये बात आई। तो भैया ये डिके हुआ है क्या? 2 अल्फा और 1 बीटा को दे करके ये बना है। तो अब हमें क्या करना है? हमें वापस आना है। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले तो 2 अल्फा निकालने, तो 222 ऐसे समझो कि भाई एक जैसे ए था, 1 अल्फा निकलता तो हो जाता A-4। दूसरा अल्फा जब निकलता तो 4 और कम हो जाता ना, तो A-8। तो ये A-8 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 222 दे रखी है। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 222 प्लस 8। तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा बेटा? 230 आंसर आ जाएगा। तो A की वैल्यू कितनी हो गई? 230 हो गई। अच्छा, जब देखो 2 कम हुए, है ना, तो Z में भी तो ऐसे ही कम हुआ होगा। तो 1 अल्फा निकला तो Z-2, दूसरा अल्फा निकला तो Z-4, तो Z-4, और जब एक बीटा निकला तो बीटा में तो एक इंक्रीमेंट होता है तो Z-3 हो जाएगा। तो Z-4 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया? 85। तो ये आ गया Z-3 इक्वल टू 85, या Z इक्वल टू कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। समझ में आया? एक एक चीज समझ में आ रही बेटा सबको? बस समझ में आना चाहिए। फिर उसके बाद क्या क्वेश्चन है? अरेंज करना है अल्फा बीटा गामा को, तो पेनिट्रेटिंग पावर, आयनाइजिंग पावर, बायोलॉजिकल इफेक्ट सब बताया हुआ था। एक एक क्वेश्चन वहीं से आएगा, परेशान मत होना। फिर उसके बाद ये तुम्हारा सारे आंसर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है? तो ये वाली बेटा वीडियो समझ में आई सबको? मुश्किल से ये तुम्हारी 30 मिनट 35 मिनट में हो गई होगी, एक असाइनमेंट के साथ। बहुत जल्दी में कराया है, तो ऐसा नहीं कि हाँ एक एक लाइन तुम वहां पे समझो। और तुम्हें अब यहाँ पे इंटेलिजेंट नहीं बनना है। अब 45 दिन बचे हुए हैं, तो अगर जो भी तुम्हारी कंडीशन है ना, एक बार देख लो, इसके बाहर कुछ है भी नहीं। उसके बाद जो चीजें होंगी वो अभी हम लोग एक सीरीज और स्टार्ट करेंगे। अभी जो 10 डेज चैलेंज स्टार्ट किया है उसमें यह है कि 1 शॉट में तुम्हें सारा चैप्टर कवर हो जाए। अब उसके बाद एक बार जब तुम्हारे दिमाग में ओवरव्यू आ जाएगा तो उसके बाद क्वेश्चन तुम खुद भी बना सकते हो। और उसके बाद जो पीवाईक्यू और मॉडल पेपर होंगे वो एक सीरीज और स्टार्ट करेंगे। तो 2 सीरीज में ये पूरा फिजिक्स खत्म करेंगे आईसीएससी की। पहली सीरीज हो रही है 1 शॉट। 1 शॉट जो है वो 10 डेज चैलेंज होगा। डेली आपको एक एक वीडियो मिलेगी एक एक चैप्टर पे, और उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं
वो सारे थ्योरी कवर हो जाएगी, असाइनमेंट कराए जाएंगे अभी की सीरीज में, और फिर जो अगली सीरीज आएगी उसमें आप लोगों को सारी की सारी पीवाईक्यू हुए, मॉडल पेपर हुए, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वो सारे कराए जाएंगे। अब की बार अगर आप इस चैनल पे आए हो तो ये सोच लो कि अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करो, ताकि यहाँ पे कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिले, क्योंकि हम भी समझते हैं बेटा आपके पास इतने सब्जेक्ट हैं, 10 सब्जेक्ट हैं आईसीएससी में, और अगर हम एक एक क्लास की वीडियो, एक एक चैप्टर की वीडियो को 3-3 घंटे अगर पहुंचा दी हमने, तो उससे किसी का भला नहीं होने वाला है ना। यहाँ पे अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आउटपुट किसी भी तरीके से आ जाए। तो अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, टेक केयर ऑफ यू, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना। अगली वीडियो आप लोग कमेंट करके बताना जिस चैप्टर पे बतानी है। वैसे मैं अब की बार स्टार्ट करूंगा, जो जो न्यूमेरिकल वाले चैप्टर है उसको पहले कवर करने की सोचूंगा, लेकिन अगर एक बच्चे का भी कमेंट आ गया कि सर मेरे में प्री बोर्ड है तो पहले ये अलग करा दीजिए, तो उसकी बात रखी जाएगी, उसकी वीडियो जल्दी आ जाएगी। क्लियर है इतना? चलो बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय।